नमस्कार। AK यादव नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं AD कोचिंग कैंपस। पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10, NCERT। ये चैप्टर, ये पूरी की पूरी बुक की हर एक चैप्टर एक स्टोरी बेस्ड थॉट है, जिसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। उसके बिहाफ पे कुछ थॉट को समझाने की कोशिश की गई है। स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर है। अदर क्लास के भी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, इस स्टोरी को समझ सकते हैं। इससे कुछ ना कुछ उनको काम की चीजें सीखने को मिलेंगी और स्टूडेंट्स के अलावा और भी लोग इस स्टोरी को सुन सकते हैं। देन फर्स्ट वी एक्सप्लेन द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग क्या है कि किसी एक सोसाइटी में या एक कंट्री में या एक ज्योग्राफिकल पार्ट में, किसी एक परमानेंट, एक पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल पार्ट में जो पॉपुलेशन रहती है, जो लोग रहते हैं, उनमें कुछ सामाजिक भिन्नता यानी कि कुछ सोशल डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, जैसे कि सोशल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कुछ लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ लोगों के कल्चर अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ ही देख लीजिए, अपने कंट्री में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सोशल डिफरेंसेस है। बहुत सी चीजों में हम लोग कल्चर में डिफरेंस है। यहाँ से आप चले जाइए किसी अदर स्टेट में अपने कंट्री के ही, है ना। और लैंग्वेज में भी डिफरेंसेस है, कई चीजों में हम लोग में डिफरेंसेस है। वैसे ही पावर शेयरिंग को समझाया गया है इस चैप्टर फर्स्ट को, स्पेशली दो कंट्री के एग्जाम्पल को लेके। एक कंट्री जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, name is Belgium, and second country which is our continents, एशिया, श्रीलंका। तो एक कंट्री यूरोप की एग्जांपल ली गई है बेल्जियम, और दूसरा एग्जांपल अपने एशिया का श्रीलंका। अब देखिए है क्या दोनों में, दोनों की स्टोरी में क्या है। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की, अगर उसकी तुलना की जाए हमारे स्टेट हरियाणा, ठीक है, तो उससे भी छोटा है। और उसकी मेनली तीन कंट्री से उसकी बॉर्डर लगती हुई, यूरोप की तीन कंट्री उसके बॉर्डर लगती है, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड से। बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है उसमें डच लैंग्वेज वाले 59% हैं, जर्मन वाले 1% हैं और फ्रांसिस्ट बोलने वाले 40% लोग हैं। अब फ्रेंच लैंग्वेज वाले, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनकी पावर जो है अदर लैंग्वेज वाले से, खासकर डच लैंग्वेज वालों से काफी ज्यादा है। इस कारण से बेल्जियम में लगभग काफी टाइम से, स्पेशली 1950 से 1960, 1950 से 1960 के बीच काफी ज्यादा तनाव रहा दोनों लैंग्वेज वालों के लोगों के बीच में। सोसाइटी में मतलब काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े वाली ऐसी स्थिति रही, मतलब कुछ तनाव बने रहे। उसके बाद क्या हुआ, 1970 से 1973 उन्होंने 4 अमेंडमेंट इसमें पास किए और उस 4 अमेंडमेंट को कानूनी रूप दिया, जिससे बेल्जियम में जो सामाजिक तनाव बढ़ रहा था दो लैंग्वेज बोलने वालों के बीच में, वो तनाव में काफी कमी आई। देखिए ये 4 पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट, बेल्जियम में दोनों भाषा के सांसदों के बहुमत होने पर ही किसी भी विशेष कानून को पास किया जा सकता था। मतलब किसी कानून को पास करने के लिए दोनों भाषीय सांसदों के बहुमत की जरूरत थी, यानी कोई एक भाषा के सांसद अकेले विशेष किसी कानून को पास नहीं कर सकते थे। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो यूनियन गवर्नमेंट थी उसके पैरेलल स्टेट गवर्नमेंट को रख दिया गया, यानी स्टेट गवर्नमेंट को इतनी पावर दी गई कि कुछ पॉइंट्स को छोड़ के मैक्सिमम पॉइंट्स पे, यानी मैक्सिमम मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की पावर यानी कि शक्तियां एक थी। थर्ड पॉइंट क्या था, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल, राजधानी, वहां पे जो है कि जैसे पूरे के पूरे बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषी थे उनका प्रभाव ज्यादा था, तो ब्रुसेल्स में डच भाषी का प्रभाव ज्यादा था। ब्रुसेल्स में फ्रेंच वालों का प्रभाव ज्यादा था, फ्रांस बोलने वालों का प्रभाव ज्यादा था, उनकी पावर ज्यादा थी। लेकिन ब्रुसेल्स में भी एक अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों भाषा के इक्वल लीडर्स को इक्वल लीडर्स की संख्या रखी गई, दोनों भाषा के नेताओं को, यानी फ्रांस वालों को भी और डच वालों को भी। और इसको फ्रांस वालों लैंग्वेज वालों ने, फ्रेंच बोलने वालों ने एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि बेल्जियम की जो केंद्र सरकार थी वहां पे डच बोलने वालों ने फ्रेंच वालों को एक्सेप्ट किया था। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या था, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा वहां पे एक सामुदायिक सरकार थी
और वो सरकार क्या काम करती थी, वो सरकार भाषा के आधार पर चुन जाती थी, मतलब जर्मन बोलने वाले जर्मन को चुनते थे, फ्रेंच बोलने वाले फ्रेंच को, डच वाले डच को। तो वो जो लोकल इशू थे, यानी लैंग्वेज के इशू थे, कल्चरल इशू थे, और ऐसे और लोकल इश्यूज एजुकेशन को लेके, इन सब पे वो कानून बनाते थे और उनको फॉलो कराते थे। तो ये हो गया बेल्जियम का मॉडल। उसके बाद अब बेल्जियम के कुछ मॉडल में कुछ आपको थोड़ी सी जटिलता दिखाई देगी, थोड़ी सी काफी सॉफ्टनेस दिखाई देगी। अभी इसको श्रीलंका के एग्जाम्पल समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए श्रीलंका का एग्जाम्पल क्या है। श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो नियर 2 करोड़ है, ठीक है, 2 करोड़ के आसपास है, जो कि हमारा, आप कोई भी एक एग्जाम्पल छोटा ले लो स्टेट भारत का, जैसे कि दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, इसी के आबादी के आसपास है। और श्रीलंका जो कंट्री है वो 1948 में फ्री हुआ, यानी कि आजाद हुआ। और फिर आप श्रीलंका की अगर पॉपुलेशन देखेंगे इन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के आधार पे क्या पॉपुलेशन है, क्या आबादी है, तो लगभग 74% लोग जो हैं वो सिंगली लैंग्वेज बोलते हैं। और उसके अलावा 18% लोग तमिल बोलते हैं। और 18% लोग जो तमिल बोलते हैं उनमें से 13% श्रीलंकाई बेस तमिल है, मतलब कि श्रीलंका मूल के हैं, और बाकी भारतीय मूल यानी कि इंडियन बेस तमिल बोलने वाले हैं। इसके अलावा श्रीलंका में लगभग 7% आबादी क्रिश्चियनिस्ट की है, ईसाइयों की है, जो लगभग दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब श्रीलंका की प्रॉब्लम क्या थी कि 1956 में वहां पे एक लॉ बना, और उस लॉ का जो सबसे मेन पॉइंट था वो ये था कि सिंगली वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने घोषित कर दी। ऐसा कानून बनाया कि सिंगली लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी गई, ठीक है, वहां के सरकारी कामकाज के लिए। जैसे हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करते हैं, वहां पे सिंगली को प्रायोरिटी दी गई। इसका आउटपुट क्या निकल गया, असर क्या हुआ? जो सिंगली नहीं बोलने वाले लोग थे, यानी तमिल बोलने वाले लोग, जो इसके अलावा और लैंग्वेज बोलते थे, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको इस लैंग्वेज का यूज करने में दिक्कत होने लगा। तो प्रॉब्लम क्या शुरू हो गई, वहां पे जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो इस तरह की थी कि सिंगली भाषी और तमिल भाषी लोगों के बीच में काफी तनाव बढ़ने लगा श्रीलंका में, और खासकर नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका, वहां पे तो इतनी ज्यादा तनाव होने लगी कि नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका को स्वतंत्र करने की मांग होने लगी, एक अलग राज्य बनाने की मांग होने लगी, और ये 1980 में सबसे ज्यादा प्रभावी रहा, और कई तरह के संगठन बने। यहां तक कि श्रीलंका में गृह युद्ध भी हुआ, ठीक है, मतलब कि देश के अंदर आपस में ही कुछ समुदायों में टकराव, लड़ाई या अंतर्भेद होता है तो उसको गृह युद्ध की स्थिति कहते हैं। यानी जब किसी भी प्रकार का भेद होता है दो समाज में और वो बातों से निकल के हाथ पैर और हथियारों तक चला जाता है तो उसको गृह युद्ध बोलते हैं, एक ही देश के अंदर, ठीक है, जो 2009 में जाके खत्म हुआ। अब 2009 में खत्म कैसे हुआ? दोनों समुदायों को कुछ पावर और दोनों समुदायों की भाषा की, यानी और विभिन्न समुदायों की जो भाषा थी उनको कुछ विशेष स्थान, यानी कि उनको भी सरकारी कामकाजों में जगह दिया गया। अब यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस था। इसके पहले हम एक पॉइंट और समझ लेते हैं। पहले वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। देखो, इसको हम कुछ पॉइंट से समझ सकते हैं। देखिए, पहले कुछ पॉइंट्स को आपको एक एक करके पॉइंट आउट कराता हूं। पहला पॉइंट है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन केस काफी कम हो जाते हैं अगर हम सत्ता की साझेदारी बनाते हैं, यानी पावर शेयरिंग करते हैं, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का केस कम हो जाता है, सामाजिक तनाव का केस कम हो जाता है। और ये जो है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, एक लोकतांत्रिक राजनीति या लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसी को इस प्रकार की शिकायत नहीं रहती है कि हमारी भागीदारी सत्ता में नहीं है या अपेक्षाकृत कम है, कंपेयर देन काफी लेस है।
उसके बाद एक पॉइंट ये समझेंगे कि जो पावर शेयरिंग है उसकी कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। पहले तो पावर शेयरिंग के टाइप समझ लेते हैं। एक जो टाइप जो हम लोग अपने एग्जाम्पल से देख सकते हैं क्या है कि नागरिक की जो हिस्सेदारी होती है, पब्लिक की जो शेयर्स होते हैं वो जितनी ज्यादा होगी सत्ता में, उस कंट्री को उतना ही ज्यादा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक समझा जाता है और ये आइडल भी है। अब देखिए है क्या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ रूल क्या है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच सत्ता का जो बंटवारा है वो होता है, पावर शेयर होते हैं। ठीक है, ये तीनों पैरेलल होते हैं, ये कोई एक दूसरे के ऊपर या नीचे ऐसा कुछ पावर के हिसाब से नहीं, पावर के हिसाब से पैरेलल है। इस टाइप के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं या शक्तियों का क्षैतिज वितरण। हिंदी है, इंग्लिश से दोनों समझते रहिए। और इसको हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड बैलेंस सिस्टम। सरकार जो हमारी चलती है विभिन्न लेयर की गवर्नमेंट होती है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उसके अलावा हम जानते हैं कि क्षेत्र स्तर की सरकारें हमारी जैसे नगर पालिका, पंचायत, है ना। इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है वो वर्टिकली होता है, ऊर्ध्वाधर सत्ता पावर की शक्तियों का बंटवारा होता है। मतलब पहले यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर उसके बाद नगर पालिका, पंचायत, इस तरीके की। नगर पालिका जैसे शहरों में होती है और पंचायतें गांव में। सत्ता का जो बंटवारा होता है वो विभिन्न और टाइप्स में हो सकता है, जैसे जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे, समूहों के आधार पे, लिंग के आधार पे, महिलाएं, पुरुष, इस आधार पे। इस तरीके से भी सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे बेल्जियम में हमने देखा सत्ता का बंटवारा सामुदायिक आधार पे था। जो हमने लास्ट में पॉइंट पढ़ा था, बेल्जियम का क्षेत्रीय गवर्नमेंट जो होती थी, सामुदायिक सरकार, वो अलग अलग लैंग्वेज वाले अलग अलग सरकार चुनते थे, है ना, उनके अलग अलग इशू उठाते थे वो। ठीक है, और सत्ता का जो बंटवारा होता है उसमें हम समूह, जैसे कि आंदोलन समूह होते हैं, कुछ संगठन होते हैं सामाजिक, कुछ दबाव समूह होते हैं, उनके आधार पर भी सत्ता का बंटवारा करते हैं। ये आप जब थोड़ा सा और इस चीज को मैच्योरिटी से समझोगे तो इस बात को समझ पाओगे कि सत्ता का बंटवारा जो है इन समूहों में भी या इन वर्गों में भी, इन संगठनों में भी होता है। ठीक है, तो आपकी ये आज का जो चैप्टर है उसका काम यहाँ पे खत्म। बेल्जियम और श्रीलंका, एक आपका यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का कंट्री, और एक आपका अपने आप में एक द्वीपीय कंट्री है। ठीक है, जो एशिया कॉन्टिनेंट से लगा हुआ है, खासकर हमारा पड़ोसी ही है। तो इन दोनों के एग्जाम्पल से हम सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग को समझ पाते हैं, और इन्हीं के बिहाफ पे इस स्टोरी को हमने आपको सुनाया। अब इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं, और कोई इस स्टोरी को सुन रहा है तो वो सिर्फ स्टोरी को एंजॉय करे। क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट्स देंगे। बेल्जियम में जो पॉपुलेशन थी उनके परसेंटेज क्या थे लैंग्वेज के बिहाफ पे, यानी किस भाषा के लोग कितने कितने परसेंट रहते थे, और बेल्जियम की राजधानी यानी कि कैपिटल ब्रुसेल्स में किस भाषा के लोग कितने कितने परसेंट रहते थे। उसके अलावा श्रीलंका का आपको जवाब देना है कि वहां पे किस भाषा के लोग कितने परसेंट रहते हैं, और श्रीलंका कब फ्री कंट्री हुआ, कब आजाद हुआ। बेल्जियम जो कंट्री है वो किस किस कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया गया और वो कानून कब पास किया गया, श्रीलंका में गृह युद्ध कब शुरू की स्थिति कब शुरू हुई और गृह युद्ध कब जाके लगभग खत्म हुआ। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो पावर शेयरिंग है, जो पावर बटा हुआ होता है, उसके ऑर्गन्स क्या हैं, जिसको हमने आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, उस ऑर्गन्स के नाम बताने हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में बताएंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में बताएंगे। ओके, बाय, खुश रहिए।